नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, 1857 का विद्रोह। लेकिन हम इसे एक अलग एंगल से देखेंगे, राजस्थान की रियासतों के अंदर से। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले जरा इन दो तारीखों पर गौर कीजिए। एक तरफ है 31 मई जो कि बगावत की तय तारीख थी, और दूसरी तरफ है 10 मई जब असल में सब कुछ शुरू हो गया, पूरे 21 दिन पहले। मतलब ये सिर्फ एक तारीख का हेरफेर नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि प्लान के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला था और अब कहानी अपना रास्ता खुद बनाने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? देखिए, ये विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जमीन कह सकते हैं कि दशकों से तैयार हो रही थी। तो आइए पहले उन वजहों को समझते हैं, उन ब्रिटिश नीतियों को जिन्होंने पूरे भारत में और खासकर राजस्थान में एक तरह का बारूद बिछा दिया था। अच्छा, तो ये सब कैसे हुआ? ये एक धीमी प्रक्रिया थी, एक जाल की तरह। देखिए, 1798 में आई सहायक संधि। नाम तो सहायक था, लेकिन इसने राजा महाराजाओं को अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का मोहताज बना दिया। फिर 1817 आते आते राजस्थान की ज्यादातर रियासतें इस जाल में फंस चुकी थीं, और फिर रही सही कसर पूरी कर दी 1848 में लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने। इसका सीधा सीधा मतलब था, अगर आपका कोई बेटा नहीं है तो आपकी रियासत अंग्रेजों की हुई। सोचिए, शासकों के मन में क्या डर बैठा होगा कि उनका राजपाट कभी भी किसी भी बहाने से छीना जा सकता है। तो माहौल में गुस्सा तो पहले से ही था, लेकिन हर बड़ी आग के लिए एक चिंगारी चाहिए होती है ना? और वो चिंगारी बनी ये नई एनफील्ड राइफल। एक अफवाह या कहिए सच तेजी से फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। अब ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला थी। बस यहीं से मामला हाथ से निकल गया। तो चिंगारी तो लग चुकी थी, पर क्या ये सिर्फ एक हादसा था? नहीं, इसे एक बड़ी संगठित आग में बदलने की पूरी तैयारी चल रही थी। तो चलिए अब पर्दे के पीछे देखते हैं कि इस राष्ट्रव्यापी प्लान का मास्टरमाइंड कौन था और कैसे उन्होंने अपना संदेश पूरे देश में फैलाया। जैसा मैंने कहा, ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। ये एक पूरी तरह से सोची समझी योजना थी। इसके पीछे दिमाग था अजीमुल्ला खान और रंगो बापूजी जैसे लोगों का। पूरे विद्रोह का चेहरा बनाया गया मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को, और संदेश भेजने का तरीका कमाल का था। कमल का फूल एक छावनी से दूसरी छावनी जाता था। ये एकता का निशान था, और गांव-गांव में एक दूसरे को रोटियां पहुंचाई जाती थीं। ये एक्शन का सिग्नल था। मतलब ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कोशिश थी, भले ही वो वक्त से पहले शुरू हो गई। चलिए अब घूमकर वापस राजस्थान आते हैं। जब पूरे देश में ये आग फैल रही थी, तो जाहिर है राजस्थान की रियासतें भी इससे बच नहीं सकती थी। तो आइए अब देखते हैं कि राजस्थान में क्रांति की ये ज्वाला कहाँ-कहाँ और कैसे भड़की। राजस्थान में इस कहानी की शुरुआत होती है नसीराबाद से। ये उस वक्त अजमेर के पास एक बहुत बड़ी और अहम सैनिक छावनी थी, और यहीं इसी जगह से राजस्थान में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया। तारीख थी 28 मई 1857। बख्तावर सिंह की लीडरशिप में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठा लिया। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और उनका मकसद एकदम साफ था, दिल्ली चलो। उन्हें दिल्ली पहुंचकर मुख्य क्रांति का हिस्सा बनना था, और बस इसी के साथ राजस्थान में विद्रोह का आधिकारिक आगाज हो गया। नसीराबाद में जो हुआ उसकी खबर जंगल की आग की तरह फैली। इसने राजस्थान की दूसरी छावनियों में भी चिंगारियां सुलगा दी। लेकिन जो आग कोटा में लगी वो बिल्कुल अलग थी। अगर नसीराबाद सिर्फ एक शुरुआत थी, तो कोटा इस क्रांति का एपीसेंटर था, सबसे बड़ा और सबसे सुनियोजित विद्रोह। और इसकी खास बात ये थी कि यहाँ सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि आम लोग, पूरी की पूरी जनता सड़क पर उतर आई थी। जरा इस नंबर को देखिए, 6 महीने। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। पूरे 6 महीनों तक कोटा शहर पूरी तरह से क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा। उन्होंने वहां अपनी एक पैरेलल सरकार चलाई, मतलब ब्रिटिश राज को वहां से जड़ से उखाड़ फेंका था। ये राजस्थान में क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी थी। कोटा का विद्रोह इतना सफल क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे जयदयाल और मेहराब खान जैसे जबरदस्त लीडर थे। 15 अक्टूबर को उन्होंने एक बहुत ही प्लान तरीके से पूरे शहर पर कब्जा कर लिया,
और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, जो रियासत का सबसे बड़ा ब्रिटिश अफसर था, उसे और उसके दोनों बेटों को मार दिया गया। आप सोच सकते हैं ये अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा शॉक रहा होगा। इस एक घटना ने कोटा को पूरे विद्रोह का सिंबल बना दिया। कोटा की कहानी तो हमने देख ली, अब बात करते हैं राजस्थान के इस विद्रोह के एक ऐसे हीरो की, एक ऐसे करिश्माई लीडर की जिसकी लड़ाइयों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। मिलिए आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से। ये सिर्फ एक सामंत या जागीरदार नहीं थे, ये राजस्थान में बगावत का चेहरा बन गए। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी पता है? इन्होंने एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे जोधपुर के महाराजा, जो अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने अपने जैसे कई नाराज ठाकुरों और सामंतों को एक झंडे के नीचे जमा कर लिया। और ठाकुर कुशाल सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो मैदान में जीतते भी थे। 8 सितंबर को बिथोड़ा की लड़ाई में उन्होंने जोधपुर की शाही फौज को धूल चटा दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 10 दिन बाद चेलावास की लड़ाई में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे अंग्रेजों की फौज को हराया और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सिर काटकर आवा के किले पर टांग दिया। सोचिए, इन जीतों ने बाकी क्रांतिकारियों का हौसला कितना बुलंद किया होगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही थी। इसके पीछे बीकानेर के अमरचंद बांठिया जैसे लोगों का बलिदान भी था। उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी पूरी संपत्ति क्रांति के लिए दान कर दी। उन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई तक को आर्थिक मदद पहुंचाई, और इस देशभक्ति की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसीलिए उन्हें राजस्थान का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये लड़ाई हर किसी की थी, सिर्फ सैनिकों की नहीं। आखिरकार अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। कई लोग मारे गए, कई लड़ाइयां हारी गईं, लेकिन हार कर भी ये क्रांति जीत गई, क्योंकि इसके जो नतीजे निकले वो इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। तो बदलाव क्या हुआ? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक ट्रेडिंग कंपनी अब देश पर हुकूमत नहीं कर सकती थी। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया, और जो गवर्नर जनरल होता था उसका पद और नाम दोनों बदल गए। अब वो वाइसराय कहलाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो विद्रोह खत्म हुआ, अंग्रेजों का राज करने का तरीका बदल गया, लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली, और वो है इस विद्रोह पर होने वाली बहस। आखिर ये था क्या? सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा था या कुछ और ही था? चलिए देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए, इस पर किसी की एक राय है ही नहीं। वीर सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वहीं आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ये मूल रूप से एक सिपाही विद्रोह था जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। मजे की बात तो ये है कि खुद ब्रिटिश संसद में बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना था, और कुछ अंग्रेज अफसर जैसे जेम्स आउट्रम के लिए तो ये बस एक हिंदू मुस्लिम साजिश थी। तो आप देख सकते हैं, जितने लोग उतनी बातें, और यही दिखाता है कि ये घटना कितनी कॉम्प्लेक्स थी। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, 1857 आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था जो हाथ से निकल गया, या एक सोची समझी साजिश, या फिर भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली जंग? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक जवाब नहीं है, और शायद यही सवाल हमें अपने इतिहास को बार बार देखने और समझने का एक नया नजरिया देता है।